चलिए, आज आप सभी का स्वागत है वापस से मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू सीरीज में। डेली हम इस सीरीज में 20 एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा 13th नंबर का सेशन है। टोटल आपके 50 सेशन होंगे, जिसमें हम टोटल तब तक 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में, यानी मध्य प्रदेश के किस पुलिस कॉलेज में, मध्य प्रदेश के किस पुलिस कॉलेज में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है? किस पुलिस कॉलेज में, यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बेसिकली ये बताना है कि मध्य प्रदेश में एक पुलिस कॉलेज है जहां पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यानी अपराध अनुसंधान के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। क्या वो इंदौर में दी जाती है, क्या वो सागर में दी जाती है, क्या वो जबलपुर में या फिर रीवा में? तो वो पुलिस महाविद्यालय जहां पर अपराध अनुसंधान क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है वो है सागर। सागर में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी देखने को मिलेगी। सागर जिले में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी देखने को मिलेगी, जहां पर इस कॉलेज को, इस महाविद्यालय की का स्थापना की गई है। तो बेसिकली सागर जिले में हमें एक एकेडमी देखने को मिलेगी जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी। उसी एकेडमी में इस महाविद्यालय, इस कॉलेज की स्थापना की गई है, जहां पर पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है फॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, अपराध अनुसंधान के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? जो मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क है वो किस जिले में स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? क्या वो जबलपुर में आता है, या फिर वो शहडोल जिले में आता है, या फिर वो उमरिया में आता है, या फिर वो मंडला डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो जो कान्हा नेशनल पार्क है वो आता है आपका मंडला। ये मंडला डिस्ट्रिक्ट और बालाघाट में दोनों में लगता है। जो कान्हा नेशनल पार्क है ये मंडला और बालाघाट जिले में लगता है। जो कान्हा नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा नेशनल पार्क। अगर आप इसका एरिया देखेंगे, इसका कुल क्षेत्रफल देखेंगे कि कितने एरिया में ये फैला हुआ है, तो इसका एरिया है 941.793 किलोमीटर स्क्वायर। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये राष्ट्रीय उद्यान? 941.793 किलोमीटर स्क्वायर में। नेशनल पार्क बनने से पहले 1933 में ये एक सेंचुरी थी। ये एक सेंचुरी यानी अभयारण्य थी। ये एक अभयारण्य थी। 1933 में नेशनल पार्क बनने से पहले ये एक सेंचुरी थी। 1955 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया है। 1955 में इसे नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। और 1973 में इस नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। 1973 में इस नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में, बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कान्हा नेशनल पार्क के बारे में जानने के लिए कि सबसे पहली चीज, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जिसका एरिया है 941.793 किलोमीटर स्क्वायर। और नेशनल पार्क बनने से पहले ये सेंचुरी थी, अभयारण्य था, जिसकी स्थापना हुई थी 1933 में। उसके बाद 1955 में 1955 में से राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 1973 में से बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। और कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में आता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, उसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी।
ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था, कान्हा नेशनल पार्क। उसके बाद देखें भगोरिया नृत्य। जो भगोरिया नृत्य है ये एक आदिवासी नृत्य है। किस जिले के आदिवासियों का नृत्य है जो भगोरिया नृत्य है? सबसे पहली चीज ये एक ट्राइबल डांस है। ये क्या है? ये ट्राइबल डांस है, आदिवासियों द्वारा किया जाता है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है भगोरिया नृत्य कौन सी आदिवासी, कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो भगोरिया नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति। और भील जनजाति मध्य प्रदेश में उनका क्षेत्र कहां पर आता है? तो भील जनजाति एमपी के वेस्टर्न पार्ट में हमें देखने को मिलेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। मालवा और निमाड़ वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलेगी। मालवा और निमाड़ वाले, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपका मालवा वाला क्षेत्र ही लगता है, तो वहां पर आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। मालवा निमाड़ वाले क्षेत्र में जिला पूछ लिया जाए तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर। धार, झाबुआ और अलीराजपुर में आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर झाबुआ ऑप्शन में है, तो जो भगोरिया नृत्य है वो कौन से स्थान में, कौन से जिले में किया जाता है? झाबुआ में। अगर उसके अलावा धार और अलीराजपुर भी होता ऑप्शन में तो आप वो भी टिक कर देते, लेकिन बालाघाट, मंडला और खंडवा ये भील जनजाति से एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट नहीं है। जो भगोरिया नृत्य है वो भील जनजाति द्वारा ही किया जाता है। ये एक आदिवासी नृत्य, ट्राइबल डांस है। भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में रहती है, यानी मालवा वाले क्षेत्र में, और निमाड़ वाले क्षेत्र में भी हमें देखने को मिलेगी। तो जो जिले लग जाएंगे मुख्यतः वो है धार, झाबुआ और अलीराजपुर में। उसके बाद देखें नर्मदा नदी का उद्गम। आपको नर्मदा रिवर का ओरिजिन बताना है कि नर्मदा नदी का उद्गम ओरिजिन कहां से होता है? तो वो होता है अमरकंटक से। नर्मदा नदी का ओरिजिन कहां से होता है? अमरकंटक से। अनूपपुर में अमरकंटक की चोटी से। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में अमरकंटक, अमरकंटक की पीक यानी चोटी से नर्मदा नदी का, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ओरिजिन होता है। इसकी जो कुल लंबाई है नर्मदा नदी की, टोटल लेंथ देखें, इसकी कुल लंबाई टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। और एमपी में इसकी लेंथ कितनी है? एमपी में कितनी फ्लो होती है? तो मध्य प्रदेश में ये होती है 1077 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी फ्लो होती है? 1077 किलोमीटर। इसका ओरिजिन कहाँ होता है? अनूपपुर जिले में अमरकंटक की चोटी से इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में कितनी फ्लो होती है? 1077 किलोमीटर। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, लाइफलाइन भी कहा जाता है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन है? यानी एमपी में हमें ऑल इंडिया रेडियो के टोटल कितने स्टेशंस देखने को मिलेंगे? क्या सिर्फ एक ही स्टेशन है, या फिर 3 है, या फिर 5 है, या फिर 6 है? तो मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के टोटल 5 स्टेशन है। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन है? 5 स्टेशन है। ये जानना जरूरी है कि ये स्टेशन कहाँ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में आपको ये स्टेशन देखने को मिलेंगे। तो ये जो 5 स्टेशन है ये है आपके भोपाल, आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, इंदौर, ग्वालियर, छतरपुर,
कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा आपको? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, छतरपुर और छिंदवाड़ा में। और कहाँ देखने को मिलेगा? छिंदवाड़ा में। तो मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, ऑल इंडिया रेडियो के टोटल कितने स्टेशन है? 5 स्टेशन है। आपको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, छतरपुर और छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट कौन करता है? जो हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश में, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो जज है उनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जजेस को भी और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट। जो राष्ट्रपति होते हैं वही हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। आपको एक पॉइंट लिखना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में, आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट है वो आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट कहां पर देखने को मिलेगी आपको? जबलपुर में। और जो इसकी खंडपीठ है, जो इसकी खंडपीठ है वो आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है वो आपको देखने को मिलेगी इंदौर और ग्वालियर में। इंदौर और ग्वालियर में। और तीसरी और खंडपीठ बनाने की बात चल रही है, डिमांड की गई है, वो जो बात की गई है वो भोपाल में तीसरी खंडपीठ बनाई जाएगी। ये प्रपोज्ड है, ये प्रस्तावित है कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है? जबलपुर में। इसकी जो 2 खंडपीठ है वो है इंदौर और ग्वालियर में। तीसरी और खंडपीठ बनाने की डिमांड की जा रही है कहां पर? भोपाल में। ये प्रपोज्ड है, इसकी मांग उठाई गई है कि तीसरी और खंडपीठ बनाई जानी चाहिए। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा प्रयोग नहीं की जाती? यानी इन जिलों में से बताना है कि कहां पे बुंदेली लैंग्वेज, बुंदेली भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या वो रीवा है, क्या वो शिवपुरी है, क्या वो दतिया है या फिर गुना है? तो इन 3 जिलों में शिवपुरी, दतिया, गुना, यहां पर बुंदेलखंडी यूज होती है। यहां पर बुंदेलखंडी, बुंदेली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रीवा में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? रीवा में भगेली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी शिवपुरी, दतिया, गुना ये बुंदेलखंड क्षेत्र में जिले लगते हैं, इसलिए यहाँ पर बुंदेलखंडी भाषा का उपयोग किया जाता है। रीवा आपके भगेलखंड वाले क्षेत्र में आता है, इसलिए रीवा में भगेली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य है, यानी छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य बताना है आपको। मदर स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ आपको बताना है। मदर स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ कि छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ का मदर स्टेट कौन सा है, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना था? तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। जो छत्तीसगढ़ है किससे अलग होकर बना था? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। तो मध्य प्रदेश ही इसका मातृ राज्य हो गया, मदर स्टेट हो गया। कब अलग हुआ था ये? तो 1 नवंबर 2000 को ये मध्य प्रदेश से अलग होकर 26 नंबर का
26वें नंबर का भारत में राज्य बना था छत्तीसगढ़। कितने नंबर का? 26 नंबर का भारत में ये राज्य बना था। 26वें नंबर का भारत में ये राज्य बना था। जब ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तो छत्तीसगढ़ को 16 जिले यानी 16 डिस्ट्रिक्ट्स और 3 संभाग दिए गए थे, 3 डिवीजन्स दिए गए थे। कितने? 16 जिले और 3 संभाग दिए गए थे। और तब जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तब मध्य प्रदेश में कितने फिर जिले बच गए थे? तो मध्य प्रदेश में 45 डिस्ट्रिक्ट्स रह गए थे। मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे? 45। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 में सेपरेट कर दिया गया था, छत्तीसगढ़ को 26वां राज्य बना लिया गया था मध्य प्रदेश का, तब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 16 जिले और 3 संभाग दिए गए थे। ये देने के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे? 45 जिले बचे थे। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? जो भारत भवन है वो किस चीज से संबंधित है? क्या वो ललित कला से संबंधित है? हाँ, ये ललित कला से संबंधित है। क्या वो प्रदर्शनकारी कला से संबंधित है? यस, ये प्रदर्शनकारी कला से संबंधित है। उसके बाद साहित्य, हाँ ये साहित्य से, लिटरेचर से भी संबंधित है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑल ऑफ द अबव। जो मध्य प्रदेश में जो भारत भवन है वो आपके फाइन आर्ट्स, उसके बाद प्रदर्शनकारी कला, यानी जो प्रदर्शनकारी कला है वो आपकी परफॉर्मेंस आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मेंस आर्ट और लिटरेचर, इन सब से संबंधित है भारत भवन। और भारत भवन कहाँ पर है? जो भारत भवन वो भोपाल में है। भारत भवन कहाँ पर है? भारत भवन भोपाल में है। भारत भवन मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? भोपाल में है। इस भारत भवन का उद्घाटन देखें तो ये 13 फरवरी 1982 को किया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। इंदिरा गांधी के द्वारा 13 फरवरी 1982 को भारत भवन का उद्घाटन किया गया था। और भारत भवन की डिजाइन किसने दी थी? भारत भवन की डिजाइन किसने दी थी? तो वो दी थी चार्ल्स कोरिया ने। भारत भवन की डिजाइन किसने दी थी? चार्ल्स कोरिया ने। तो ये कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है कि जो भारत भवन है उसका अगर देखें, उसका शुभारंभ कब से हुआ? 13 फरवरी 1982 से। जो इंदिरा गांधी जी ने ही इसका उद्घाटन किया था। भारत भवन भोपाल जिले में है। इसकी डिजाइन, जो भारत भवन की डिजाइन है वो चार्ल्स कोरिया ने पूरी डिजाइन उसकी बनाई थी। और यहाँ पर ललित कला, प्रदर्शनकारी कला, साहित्य, सारी चीजें आपको भारत भवन में देखने को मिलेगी। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? यानी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की मेन ब्रांच कहाँ है? अभी हमने इससे पहले ही कुछ क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो कि आपका जबलपुर में है, ये ही हाई कोर्ट की मेन ब्रांच है। और बाकी जो आपको 2 खंडपीठ, 2 अदर ब्रांचेस देखने को मिलेगी, जो 2 अन्य ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं या फिर खंडपीठ है, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? इंदौर और ग्वालियर में। कहाँ देखने को मिलेगी ये? इंदौर और ग्वालियर में आपको ये देखने को मिलेगी। और इन दोनों खंडपीठ को कब बनाया गया था? इन दोनों खंडपीठ को कब बनाया गया था? तो इन दोनों खंडपीठ को बनाया गया था 28 नवंबर 1968 में। इन दोनों खंडपीठ को कब बनाया गया था? 28 नवंबर 1968 में बनाया गया था। और जो तीसरी खंडपीठ है,
यानी तीसरी खंडपीठ भोपाल की मांग उठाई जा रही है। भोपाल की डिमांड उठाई जा रही है कि भोपाल जिले में भी एक खंडपीठ बनाई जाए, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की एक खंडपीठ बनाई जाए। तो ये अभी प्रपोज्ड है। बाकी दो आपको खंडपीठ देखने को मिलेगी इंदौर और ग्वालियर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 28 नवंबर 1968 में। और उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है, मेन ब्रांच है, वो आपकी जबलपुर में है। उसके बाद देखें ऑल इंडिया रेडियो सर्विस मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई थी? जो ऑल इंडिया रेडियो सेवा है, ऑल इंडिया रेडियो सर्विस, उसकी शुरुआत हुई थी इंदौर से। ऑल इंडिया रेडियो सर्विस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हुई थी आपकी इंदौर से। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 22 मई 1955 में। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 22 मई 1955 में। और फिर दूसरी जो ऑल इंडिया रेडियो सर्विस, वो आपकी भोपाल में, उसकी शुरुआत भोपाल में की गई थी 1956 में। भोपाल में कब की गई? 1956 में। जो तीसरा ऑल इंडिया रेडियो सर्विस आया था, वो आया था ग्वालियर में। कब आया ये? 1964 में। ग्वालियर में कब आया? 1964 में। तो मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो सेवा किस नगर से इस सर्विस की स्टार्टिंग हुई थी? तो इंदौर से। कब? 22 मई 1955 में। उसके बाद भोपाल में 1956 में, फिर ग्वालियर में 1964 में। उसके बाद देखें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह, आपको बताना है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप कौन सा है मध्य प्रदेश का? सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप बताना है मध्य प्रदेश का कौन सा है? सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है मध्य प्रदेश का भील। अगर आप 2011 की जनगणना 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे, तो पॉपुलेशन वाइज जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जनजाति समूह ट्राइबल ग्रुप है भील जनजाति का। और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी ट्राइब है। कौन सी? भील। कहाँ देखने को मिलेगी आपको? मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में, पश्चिमी भाग में। कहाँ देखने को मिलेगी? मध्य प्रदेश के वेस्टर्न भाग में, निमाड़ एरिया में। निमाड़ एरिया में डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। मेन धार, झाबुआ, अलीराजपुर में देखने को मिलेगी। धार, झाबुआ और अलीराजपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? जो मध्य प्रदेश में जो भोपाल में रविंद्र भवन है, क्या वो विशाल संग्रहालय यानी बहुत बड़ा म्यूजियम है? क्या वो विशाल सभागृह यानी बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है? क्या वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, भवन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो मध्य प्रदेश के भोपाल में रविंद्र भवन है, वो बहुत बड़ा सभागृह है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, सभागृह। यहाँ पर आपको दो रंगमंच देखने को मिलेंगे, दो थिएटर्स देखने को मिलेंगे, दो थिएटर्स देखने को मिलेंगे, दो रंगमंच देखने को मिलेंगे। एक तो इंडोर थिएटर और दूसरा आपको देखने को मिलेगा आउटडोर थिएटर। यहाँ पर आपको दो रंगमंच देखने को मिलेंगे, इंडोर और आउटडोर, यानी एक आपको अंदर एक रंगमंच देखने को मिलेगा और एक बाहर रंगमंच देखने को मिलेगा। तो ये रविंद्र भवन है जो कि भोपाल में है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है यहाँ पर। उसके बाद देखें मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य, यानी कौन सा इनमें से मध्य प्रदेश का नेबरिंग स्टेट नहीं है? क्या वो छत्तीसगढ़ है, क्या वो गुजरात है, क्या वो उड़ीसा है, या फिर उत्तर प्रदेश है? तो सबसे पहले हम एमपी के मैप में देखते हैं। सबसे पहले हम एमपी के मैप में देखते हैं।
एमपी के मैप में देखते हैं कि एमपी के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हमें यूपी देखने को मिलेगा, एमपी के नॉर्थ वेस्ट में यानी उत्तर पश्चिम में हमें राजस्थान देखने को मिलेगा, एमपी के पूर्व में यानी ईस्ट में हमें छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, एमपी के दक्षिण में यानी साउथ में हमें महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, एमपी के वेस्ट में यानी पश्चिम में हमें गुजरात देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं वो 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। छत्तीसगढ़ भी है, गुजरात भी है, उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन उड़ीसा मध्य प्रदेश का नेबरिंग स्टेट यानी पड़ोसी राज्य नहीं है। इसके बाद देखें मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम यानी मध्य प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट, मध्य प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम, मध्य प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी, स्टैब्लिशमेंट कब किया गया था? तो ये किया गया था 1981 में। इसके बाद देखें मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी यानी जो मालवा प्लेट्यू है उसकी हाईएस्ट पीक बतानी है। क्या वो जाना पाव है, क्या वो सिगार है, क्या वो सिद्ध बाबा की चोटी है या फिर धूपगढ़ है? जो तो मालवा के पठार यानी मालवा प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक सर्वोच्च चोटी यानी हाईएस्ट पीक है सिगार। सबसे बड़ी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो मालवा के इंदौर वाले क्षेत्र में आपको सिगार चोटी देखने को मिलेगी। और ये आपकी जो विंध्याचल रेंजेस है, ये आपकी विंध्याचल रेंजेस पे है। विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल रेंज पर आपको ये पीक देखने को मिलेगी। सिगार पीक कहाँ पर? मालवा के इंदौर वाले क्षेत्र में। और इसकी जो हाइट है वो है 881 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 881 मीटर। तो जो विंध्याचल श्रेणी जा रही है, विंध्याचल रेंज जा रही है, विंध्याचल श्रेणी पर आपको सिगार चोटी देखने को मिलेगी। मालवा के इंदौर, मालवा क्षेत्र के इंदौर जिले में आपको ये चोटी देखने को मिलेगी जो कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है। इसकी टोटल हाइट कितनी है? 881 मीटर। जाना पाव देख लेते। जाना पाव भी आपको इंदौर में ही देखने को मिलेगी। जो जाना पाव चोटी है ये भी आपको इंदौर में देखने को मिलेगी और इसकी हाइट है 854 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 854 मीटर। उसके बाद सिद्ध बाबा देख लीजिए। सिद्ध बाबा जो है ये बुंदेलखंड की ऊंची चोटी है। ये जो है ये आपकी बुंदेलखंड की, सिद्ध बाबा बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी है। सिद्ध बाबा जो है ये मालवा के पठार की नहीं है, ये बुंदेलखंड की हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? सिद्ध बाबा, जिसकी कुल लंबाई है 1172 मीटर। इसकी टोटल हाइट कितनी है? 1172 मीटर। और धूपगढ़ ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी है। इसकी टोटल हाइट है 1352 मीटर। कितनी इसकी लंबाई है? 13 हाइट कितनी है? 1352 मीटर। और ये आपको धूपगढ़ महादेव पर्वत श्रेणी पर देखने को मिलेगी। धूपगढ़ कहाँ देखने को मिलेगी? महादेव पर्वत श्रेणी पे। उसके बाद देखें मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी, यानी सबसे ओल्डेस्ट वाटर हाइड्रो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो बताना है आपको। ओल्डेस्ट तो वो है आपका बाणसागर, ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर
प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना, ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी है? बाणसागर, बाणसागर परियोजना, बाणसागर प्रोजेक्ट। ये जो परियोजना है ये आपके शहडोल जिले के देवलोंद पर बनाई गई है। शहडोल जिले के देवलोंद पर, सोन नदी पर, कौन सी रिवर पर? सोन नदी पर ये परियोजना बनाई गई है, बाणसागर परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। बेसिकली ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। जो बाणसागर परियोजना है ये एक संयुक्त परियोजना है, जॉइंट प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो बाणसागर परियोजना है ये एक संयुक्त परियोजना है। किन किन राज्यों के बीच में? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। और इस परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इस परियोजना का उद्घाटन किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा। उद्घाटन किसने किया था? इनॉग्रेशन किसने किया था? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई द्वारा इस परियोजना का उद्घाटन किया गया था। उसके बाद देखें, बेतवा नदी का उद्गम आपको बताना है। जो बेतवा रिवर है उसका ओरिजिन कहां से होता है? तो बेतवा नदी का उद्गम होता है रायसेन, रायसेन जिले के कुमरा गांव से। बेतवा नदी का ओरिजिन कहां से होता है? रायसेन जिले के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। और इस नदी की, बेतवा नदी की कुल लंबाई, लेंथ देखें तो वो है 590 किलोमीटर। बेतवा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। इसका जो प्राचीन नाम है, इस नदी का प्राचीन नाम है वैत्रवती। बेतवा नदी का प्राचीन नाम, एंशिएंट नेम है वैत्रवती। तो जो बेतवा नदी है उसका ओरिजिन होता है रायसेन जिले के कुमरा गांव से। इसकी कुल लंबाई है 590 किलोमीटर और इसका जो एंशिएंट नेम था वो था वैत्रवती। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहां पर है? जो मध्य प्रदेश में जो ऐशबाग स्टेडियम है वो कहां पर है? तो ऐशबाग स्टेडियम भोपाल जिले में है। ऐशबाग स्टेडियम कहां पर है? भोपाल जिले में है। और यहां पर आपको एस्ट्रो टर्फ की फैसिलिटी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एस्ट्रो टर्फ की फैसिलिटी, सुविधा भी देखने को मिलेगी। कौन से स्टेडियम में? तो वो है आपका ऐशबाग स्टेडियम जो कि भोपाल में है। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन देखें। तो लास्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी में कौन सी नदी नहीं मिलती है? चंबल नदी में कौन सी नदी नहीं मिलती? तो काली सिंध जो है ये चंबल की ही सहायक नदी है, चंबल नदी में ही मिलती है। शिप्रा भी चंबल की ही सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी चंबल में ही मिलती है। जो केन है, केन और बेतवा, ये दोनों चंबल में नहीं, ये दोनों यमुना नदी में जाकर मिलती है। किस नदी में जाकर मिलती है? यमुना रिवर में, यमुना नदी में जाकर मिलती है। केन और बेतवा यमुना नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। बाकी काली सिंध, शिप्रा ये दोनों चंबल नदी में जाकर मिलती है और केन और बेतवा चंबल में नहीं मिलती। तो इसका आंसर आपका केन और बेतवा दोनों होगा। काली सिंध और शिप्रा चंबल नदी में ही जाकर मिलती है। तो चलिए आज का सेशन आपका कंप्लीट होता है। आप लोग बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये सेशन और आप लोग कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं इस पूरे एमसीक्यू सीरीज में। जो आज हमने 20 क्वेश्चंस किए, आपने कितने मार्क्स स्कोर किए? धन्यवाद।